हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। मैं रविश सर और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपके बारे में। आप जिस फेज़ को गुजर रहे हैं इन योर लाइफ, so that is adolescence. So today we are going to study in detail about the phase through which you people are going, which is the most important phase of your life. तो तैयार हो जाइए with full explanation. तो हेल्थ इज़ वेल्थ एज वी ऑल नो, और इसको मेंटेन करना है हमें। सो एडोलेसेंस की बात करेंगे हम लोग आज। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, सो हेलो टू माय यू कैन से डियर बबलिंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? तो दिस इज स्पेशली फॉर यू पीपल। सो फ्रेंड्स, तो all of you are passing through a very important phase of your life, and this is the phase which is actually transforming you from the stage of childhood to the state of what? Adulthood. And this unique phase को हम लोगों ने नाम दिया है, नाम है एडोलेसेंस। और इस फेज को जनरली हम लोग कॉमनली टीन एज भी कहते हैं। तो इसको टीन एज क्यों कहते हैं? बिकॉज जनरली ये एज है बिटवीन योर 13th एज year and 19th year. Okay, 13 and 19, तो ये टीन 13 14 15 16 17 18 19, तो ये जो साल है आपके, तो इस एज के दौरान you can see you are getting transformed from a childhood to the adulthood. तो इसके लिए नाम पड़ गया टीनेज। ओके, और साइंटिफिक नेम है एडोलेसेंस। और इसके लिए आप सभी को हम टीनेजर्स कहते हैं या टीन्स कहते हैं या एडोलेसेंट कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट आर यू एंड द फेज थ्रू विच यू आर पासिंग इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं एडोलेसेंस का मतलब क्या है। तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो बचपन से वयस्क बनने के दौरान का जो फेज है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, उसको हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। इसको यंग यूथ भी कहते हैं। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए बेबी यू आर बिकमिंग चाइल्ड, एंड उसके बाद में टीन एजर के स्टेज में आप पहुंच जाते हो। तो रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसकी वजह से एक चाइल्ड जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है। सो यू कैन सी द पिक्चर इज शोइंग द टीनेजर्स जो है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड लेटर इनटू द एडल्ट। तो एडल्टहुड की तरफ बढ़ने से पहले जो फेज आता है एक चाइल्ड में, उसी को एडोलेसेंस कहते हैं या टीनेज कहते हैं। तो ये जो वर्ड है एडोलेसेंस, तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। बिकॉज ये वो फेज है जिसमें आपका ओवरऑल ग्रोथ होता है, हर एस्पेक्ट का ग्रोथ होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल, जिसको आपको अभी स्टडी करना है इन द लेटर पार्ट। सो एक्चुअली इट इज़ अ पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। तो व्हाट इज प्यूबर्टी, हम लोग उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। एक्चुअली प्यूबर्टी इज द अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जैसे आपके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जिससे आप एक मेल यू कैन सी को रिप्रेजेंट करते हो और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि बॉय बिकम्स यू कैन सी ए मेल एंड द गर्ल जो है वो फीमेलनेस को एक्वायर करने लगते हैं, तो उसको प्यूबर्टी कहते हैं। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो आपकी बॉडी में मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स रिस्पेक्टिवली एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उस स्टेज को प्यूबर्टी कहते हैं। तो इट इज़ पीरियड बिटवीन बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी टू द लीगल एडल्टहुड। तो वो एज जिसको हम लोग लीगल एडल्टहुड कहते हैं, मतलब व्हेन यू आर यू कैन सी व्हाट लीगलाइज टू वोट, जो 18 साल का आपको मालूम है पीरियड है, तो उसको लीगल एडल्टहुड कहते हैं। तो इस दौरान आपका जो सोमैटिक ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ, वो भी स्लो हो जाता है। ओके, तो adolescence is the actual period between the childhood and the adulthood. Okay, तो childhood और adulthood का initial stage होता है puberty,
और लेट स्टेज होता है अर्ली एडल्टहुड. तो इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशनल स्टेज. तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके बॉडी में, बहुत फिजिकल एज वेल एज मेंटल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है. और जनरली ये प्यूबर्टी और लीगल एडल्टहुड के बीच का स्टेज है. और कौन से एज के जनरली हम लोग इसको मानते हैं, 10 से 19 साल के बीच का जो पीरियड है, दैट पीरियड इज कॉल्ड द एडोलेसेंस. अभी शुरुआत में मैंने 13 बोला है, तो उसका कारण है कि स्टैंडर्ड्स थोड़े से चेंज होते हैं. अभी हु इज़ द एडोलेसेंट, एडोलेसेंट किसको कहेंगे या टीन किसको कहेंगे. एन इंडिविजुअल विच इज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ एडोलेसेंस इज कॉल्ड द एडोलेसेंट. यू कैन सी द फर्स्ट 3 स्टेज आप जो दिख रहे हैं वो एडोलेसेंट फेज है. उसको एडोलेसेंट कहते हैं या उसको टीनेजर कहते हैं. तो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ टीनेजर जो आपको पढ़ना है, या सिंपली टीन कहते हैं. सो एडोलेसेंट जो है ना तो वो पूरी तरह एक चाइल्ड है, ना तो पूरी तरह एक एडल्ट है. तो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज बिटवीन ए चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड. सो इट इज़ मोर लाइक ए कैसे जूनियर कॉलेज. तो जूनियर कॉलेज ना तो पूरी तरह स्कूल है, ना तो पूरी तरह कॉलेज है. तो इट इज़ जस्ट लाइक ए कैन सी द फेज इन विच यू आर एक्चुअली स्टडिंग नाउ. आप लोग जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तो टीनेजर जो है वो भी एक ट्रांजिशन फेज है. जिस तरह आपका अभी ट्रांजिशन स्कूल लाइफ से कॉलेज, एक्चुअल कॉलेज लाइफ की तरफ हो रहा है, तो उससे टीनेजर जो है वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं. So adolescents are generally defined as an individual between 10 to 19 years age group. So adolescence जो फेज है उसमें स्टेजेस हैं. तो ये स्टेजेस जो है 10 साल से शुरुआत होती है, तो अर्ली यू कैन सी एडोलेसेंस, फिर 15 साल से मिडिल यू कैन सी स्टेज चालू होता है, और फिर 19 ईयर इज़ द लेट एडोलेसेंस स्टेज. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी, तो उन्होंने एडोलेसेंस को 13 से 19 साल के बीच के पीरियड को मारा है. इसके मैंने शुरुआत में आपको 13 से 19 का जो फिगर दिया था. ओके, अदरवाइज अगर रेंज देखें टोटल तो 10 साल जनरल से 10th, आफ्टर 10th ईयर यू कैन सी द एडोलेसेंस पीरियड एक्चुअली स्टार्ट्स. तो ये 10 से जो 13 साल का ये छोटा सा गैप है, इट इज़ एक्चुअली द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है. जिसको आपको स्टडी करना है वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एडोलेसेंस का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है. सो एडोलेसेंस इज एक्चुअली ए फेज रादर देन ए टाइम पीरियड इन द लाइफ. क्योंकि फेज जो है एक्चुअली फेज कब कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर यू कैन सी पार्ट ऑफ द लाइफ होता है, तो उसको फेज कहते हैं. एंड इट इज़ अ फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑन मेनी फ्रंट. तो बॉडी के, आपके पूरे बॉडी के ओवरऑल बायोलॉजिकल बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं. जैसे फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, साथ में आपका सोशल यू कैन सी डेवलपमेंट भी होगा. सोशल एस्पेक्ट्स जो है वो चेंज होते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और मैच्योरिटी आ जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे यू कैन सी वर्ड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बॉडी में आते हैं, और जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज कैन सी इट लीड टू सो मेनी नर्वस यू कैन सी मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशंस वगैरह आते हैं, एंग्जाइटी तैयार होता है, और कभी कभी एक पर्सन जो है वो गिल्टी फील भी कर सकते हैं. सो इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल डिपेंडेंस टू द रिलेटिव इंडिपेंडेंस. तो इस फेज में क्या होता है, एक चाइल्ड जो है जो अभी तक पेरेंट्स और एल्डर्स या दूसरे पर्सन्स पे डिपेंडेंट था, अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंट महसूस करने लगता है. बहुत सारे डिसीजन वो खुद लेने की कोशिश करता है, और जिससे जो इंडिकेट करता है कि वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. ओके, सो एक एडल्ट आइडेंटिटी इस पीरियड में डेवलप हो जाता है एक टीनेजर में. तो अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस. तो अभी मैंने आपको बताया एडोलेसेंस इज डिफाइंड एज ए इंडिविजुअल जो 10 से 19 साल का एज ग्रुप रहता है. और एडोलेसेंस जो है इस स्टेज में 3 यू कैन सी फेजेस से गुजरते हैं. तो इसका मतलब है एडोलेसेंस जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है. तो पहला है अर्ली एडोलेसेंस स्टेज या पीरियड, जो 10 से 14 साल का पीरियड है.
फिर सेकंड इज मिडल एडोलसेंस स्टेज जो 15 से 17 साल का पीरियड है, और थर्ड इज द लेट एडोलसेंस स्टेज जो 18 और 19 साल के पीरियड को माना जाता है। और इसके बाद का जो स्टेज है वो है एडल्ट स्टेज, यानी कि कंप्लीट एडल्टहुड अटेन होता है। तो दिस इज द पिक्टोरिकल यू कैन सी व्हाट रिप्रेजेंटेशन। तो पहला स्टेज जो अर्ली एडोलसेंस है, सेकंड इज द मिडल एडोलसेंस एंड थर्ड इज द लेट एडोलसेंस। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ फॉर योर यू कैन सी रेफरेंस। आप जूम करके इन फीचर्स को देख लेना। तो एक एक करके अभी डिटेल में देखते हैं हर फेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले अर्ली एडोलसेंस या अर्ली पीरियड ऑफ स्टेज देखते हैं, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सो दिस इज द फेज जिसमें एक चाइल्ड जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता है, मतलब चीज़ों को खुद से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, रिस्क लेता है। देन कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। देन बॉडी इमेज डेवलप होता है, अपने बारे में एक चाइल्ड बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। देन ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम स्पीड से होता है। फिर फ्रेंडशिप इस पीरियड में सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है। ओके, मैक्सिमम फ्रेंडशिप इसी पीरियड में डेवलप होता है, 10 से 14 साल के पीरियड में। और बहुत सारे एक ऐसी जो फ्रेंड्स इसमें बनते हैं वो परमानेंट रहते हैं, ज़िंदगी भर वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंड रहते हैं, ट्रू फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड सीकिंग टू काउंटर इनस्टेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन, तो रिस्क लेने की एबिलिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है, इवैल्यूएशन एबिलिटी डेवलप होती है। देन इट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे हम जजमेंट करने लगते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोग दूसरे पे डिपेंड करेंगे, कौन सी चीज़ों पे हम लोग खुद डिपेंड रहेंगे। एंड देयर इज़ द बिगनिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि इसी फेज में प्यूबर्टी बिगिन होता है। तो प्यूबर्टी के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो सेकेंड फेज इज द मिडल एडोलसेंस फेज। तो सम ऑफ यू आर एक्चुअली पासिंग थ्रू दिस फेज, मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली, इसको मिडल पीरियड भी कहते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो बहुत ही यूनिक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेंजरस फेज, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, स्पेशली रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। कि ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि थिंकिंग ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है। देन रोमांटिक यू कैन सी मूड बना रहता है। एंड एबिलिटी टेस्ट टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, तो यहाँ पे अपोजिट सेक्स यानी कि बॉय गर्ल और गर्ल जो बॉय को अट्रैक्ट करने लगते हैं, दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। एंड द पीयर ग्रुप जो है, अभी पीयर ग्रुप के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। पीयर ग्रुप सिंपली मीन्स आपका फ्रेंड सर्कल, जिसमें सारे फ्रेंड्स आपके ही एज के हैं, आपके ही थिंकिंग के हैं। तो इससे जो बिहेवियर डिसाइड होता है। एंड पीयर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ योर लाइफ, बिकॉज पीयर ग्रुप अगर अच्छा रहेगा, फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा रहेगा, तो पॉजिटिव यू कैन सी एटीट्यूड डेवलप होता है, या तो नेगेटिव एंटी सोशल यू कैन सी एक्टिविटीज़ डेवलप हो सकता है। दैन सेंस ऑफ लीडरशिप एंड पावरफुलनेस डेवलप होता है, हर काम को खुद यू कैन सी कंट्रोल करने की इच्छा रहती है। दैन ऑलमोस्ट 95% एडल्ट यू कैन सी स्ट्रक्चर जो है, शेप बॉडी का या होगा फेशियल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। यानी कि इस फेज़ में जो आपका चेहरा है या आपका बॉडी का जो कॉन्टूर है वो जनरल ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसके बाद में फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। दैन री एस्टैब्लिशमेंट, बॉडी इमेज को फिर से डिफाइन किया जाता है कि मैं कौन हूँ, कैसे मुझे कैसा बनना है, पर्सनैलिटी इसमें डेवलप होती है। और ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हम लोग बाद में देखेंगे। देन थर्ड फेज जो है, इट इज़ जस्ट द यू कैन सी बिगनिंग और द एडल्टहुड, उसको लेट एडोलसेंस कहते हैं, जो 18 to 19 ईयर्स का पीरियड है, जो अभी आप अटेन करने वाले हो 1-2 साल के अंदर जब आप डिग्री कॉलेजेस में जाओगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेबल रिलेशनशिप होता है, जितने भी कन्फ्यूजन्स है इस फेज में यू कैन सी डिज़ोल्व हो जाते हैं, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। देन एस्टैब्लिश एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से थिंक किया जाता है। इंटेलेक्चुअल ऑफ फंक्शन, आइडेंटिटी डेवलप होता है, अपनी कैपेसिटी वीकनेसेस सब आपको मालूम पड़ती है, आप एक्सेप्ट करते हो कि आप किस में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टोटल फिजिकल मैच्योरिटी विद पेरेंट्स हो गए, एल्डर्स हो गए। देन यू आर चेंजिंग नाउ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड रिलेशनशिप,
यानी कि पहले जो बचपना था वो अभी स्टॉप हो जाता है, यू बिहेव लाइक एन एडल्ट। और पीयर ग्रुप जो है रिसीड्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं। देन बायोलॉजिकल, अब देखते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो बायोलॉजिकल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्यूबर्टी, विच इज़ द स्टार्टिंग यू कैन सी फेज ऑफ द टीनेज। देन फिजिकल चेंजेस आएंगे, देन मेंटल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंज, सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। और ये सारे मिलके अल्टीमेटली एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, एक्साइटमेंट वगैरह तैयार कर देता है। और अगर सही समय पे नेचुरली गाइडेंस नहीं मिला, वॉट आवर द चेंजेस ऑकरिंग, दैट पर्सन कैन actually end into a mental illness also. So puberty is what, जो मैंने पहले आपसे पूछा था, तो puberty is the phase during which adolescents जो है वो sexual maturity को attain करते हैं and they are able to reproduce now, क्योंकि इसी दौरान हमारे सेक्स ऑर्गन जितने भी है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, वो एक्टिवेट होते हैं और उससे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। टेस्टिस से मेल हार्मोन, ओवरी से फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इसकी वजह से फिर बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिससे मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी डिस्टिंग्विश होने लगता है। तो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन यू कैन सी जो नेचर है वो डेवलप होने लगता है। इस एस्पेक्ट को आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। विद इन बॉयज़ ये एज जनरली 9 to 15 ईयर्स है और गर्ल्स में 8 to 13 ईयर्स, क्योंकि गर्ल्स जो है उन्हें प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट होता है। एंड दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉट एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस का फर्स्ट स्टेज में ये डेवलप होता है। अब देखते हैं पिक्टोरियल की इन बॉयज़ में और गर्ल्स में प्यूबर्टी में क्या चेंजेस आते हैं। तो आप इसको पॉज करके आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिजिकल चेंजेस अब देखते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो आता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ग्रोथ स्पर्ट होता है, तेजी से बॉडी का ग्रोथ होता है। हाइट जो है इतना तेजी से ग्रो करता है, कभी कभी नेचुरल केसेस पेरेंट्स से भी हाइट क्या है बच्चों का बढ़ जाता है, टीनेज का बढ़ जाता है। तो बॉयज़ में नेचुरल जो इंडिकेशन है बियर्ड जो है डेवलपमेंट होता है, दैट इज द इंडिकेशन कि the boy is now changing into an adult. You can see the difference from the left to right. 9th age generally you can see there no beard, फिर हल्का beard होके 19th ईयर तक फुल बियर्ड डेवलप हो जाता है। गर्ल्स में इंडिकेशन है अंडर आर्म में जो हेयर है, हेयर लाइन वो डेवलप होता है। ब्रेस्ट जो है उसका साइज इंक्रीज होता है, दैट इज द इंडिकेशन दैट गर्ल इज ऑल्सो मेच्योरिंग इनटू ए एडल्ट फीमेल। तो बाकी चेंजेस देते हैं। मसल डेवलप होता है बॉयज़ में ज़्यादा, तो दैट इज़ मैस्कुलिन नेचर। स्किन बिकम्स ऑयली। देन ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर ऑफ जो बॉयज़ हो वो गर्ल से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। तो क्रैकलिंग ऑफ वॉइस, हॉर्स हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म, ईयर्स। दैन चेस्ट में नेचुरली हेयर डेवलप होते हैं। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक रीजन इज द एंगल बिटवीन द लेग एंड द एब्डोमेन। देन यू कैन सी द फेशियल हेयर्स और मुस्टैच लाइन डेवलप होता है। और साथ में पेनिस एंड टेस्टिस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका इनलार्जमेंट होता है। और फीमेल में कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, देन वाइडनिंग ऑफ हिप्स। हिप जो है फीमेल में इट इज़ मच ब्रॉडर एज कम्पेयर टू द बॉयज़। देन डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म हेयर जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। देन प्यूबिक हेयर भी डेवलप होता है। और साथ में यूट्रस एंड ओवरीज का साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो फिजिकल चेंजेस को अभी हम लोग थोड़ा रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। यू कैन टेक ए पॉज एंड यू कैन सी गो थ्रू द पॉइंट्स विच इज़ गिवन, जो हमने अभी डिस्कस किया। सेक्सुअल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट में सेक्स ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन मेल में है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी, वो मेच्योर होते हैं, साथ में उनका साइज भी इंक्रीज होता है और सेक्सुअल डिज़ायर स्टार्ट होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से जो मेल जो है और फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और जिससे सेक्सुअल बिहेवियर का इनिशिएशन होता है। लेकिन इस बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज यू कैन से मिस्टेक्स हो सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जिससे फ्यूचर में गिल्टीनेस एंड अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सो इन बॉयज़ यू कैन सी जो इम्पोर्टेंट, यू कैन सी
फिनोमेना होते हैं वो है पेनिस का साइज इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन। दैन स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और एक्सेस स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सीमन, उसको कम कहते हैं। ड्यूरिंग जनरली नाइट के टाइम पे ये इजैकुलेशन होता है जिसको नाइट फॉल भी कहते हैं। और गर्ल्स में नेचुरली ओव्यूलेशन, एग इज रिलीज्ड, और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो गर्ल में होता है जिससे इंडिकेट होता है कि गर्ल इज़ गेटिंग मेच्योर्ड, वो है मेंस्ट्रुएशन, द ब्लीडिंग फेज, जिसमें यूट्रस के अंदर जो यू कैन सी अनफर्टिलाइज एग है और यूट्रस का मटेरियल है जिसको मेंसेस कहते हैं, वो बॉडी रिलीज करने लगता है। एंड दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द फीमेल इज नाउ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। सो दिस अबाउट गर्ल्स। नाउ अब देखते हैं इमोशनल एंड सोशल चेंजेस क्या आते हैं। तो इमोशनल और सोशल चेंजेस में बहुत सारी चीज़ें, फैंटेसी मतलब ड्रीमिंग होता है, बहुत सारी एक ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं। दैन डे ड्रीमिंग, दिन में भी नेचुरली हम लोग सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने फ्यूचर के बारे में, अबाउट एक सी रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स। देन एक सी रैपिड मूड चेंज होता है, हमेशा मूड चेंज, सुबह अच्छा है तो शाम को बिगड़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना। देन एस्टैब्लिशिंग ऑन आइडेंटिटी, यू कैन सी इसके लिए अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश की जाती है, ओके, अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश की जाती है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो अभी बताया है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दे एक्चुअली व्हाट इट इंडल्ज इन मेकिंग दे कैन सी अपीयरेंस मोर अट्रैक्टिव, दूसरों से अलग दिखना है। फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी लव होता है, फुल ऑफ एनर्जी भी रहता है। देन बिहेवियर कोड जो है वो डिफाइन करता है पीयर ग्रुप, वही फ्रेंड सर्कल जो है वो आपको या तो मोटिवेट करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे, एंड दैट्स वाई पीयर ग्रुप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है इन दिस एज। एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, इन्फैचुएशन स्टार्ट होता है। दैन सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन, अपने बारे में, अपने मिस्टेक्स, अपने वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स के बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट्स जो है, ओल्ड जो अपने फ्रेंड्स हैं उसके अलावा भी न्यू यू कैन सी फ्रेंड्स बनते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिली मेम्बर के साथ, बिकॉज एक नए आइडेंटिटी की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं, बच्चे जा रहे होते हैं, और फिर नेचुरली ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े हो गए हैं, और नेचुरली बहुत सारी बातें जो एडल्ट्स की हैं, पेरेंट्स की हैं, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पीयर प्रेशर, फ्रेंड का जो प्रेशर है कि डांडी मारना है हमें, एक ऐसे आज चलो नहीं जाते हैं, तो इसमें इस प्रेशर में जो एक ऐसी वीक मेंटालिटी के होते हैं, एटीट्यूड के होते हैं, वो फंस जाते हैं और उनसे फिर मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। दैट्स वाइज लॉट्स ऑफ केयर हैज़ टू बी टेकन। इसके लिए इस फेज़ को, जो एडोलसेंट फेज़ को, उसको डेंजरस फेज़ भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो ग्रुप है जो इस एज में एक पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, आपके एटीट्यूड, आपके एक्शंस को डिफाइन करता है, वो है पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप क्या है उसको पहले डिफाइन करते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ नियरली द सेम एज, सेम स्टेटस, सेम इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, नेचुरली आप देखिए आपके फ्रेंड सर्कल को देखिए, उसमें सारे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं एक ही एज के हैं, सबका स्टेटस भी ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, सबकी इंटरेस्ट एक जैसे हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियालॉजी, थॉट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसके लिए वी फॉर्म ए ग्रुप, इसके लिए अलग अलग ग्रुप्स आपने देखा होगा बने होंगे, ओके। आपके ही वैकेंसी क्लास में बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी, और इसी को हम लोग फ्रेंड सर्कल कहते हैं। एंड दैट्स वाई कैन सी योर फ्रेंड सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो प्लीज मेंटेन ए वेरी गुड यू कैन सी फ्रेंड सर्कल, okay, eliminate those who are you can see having a wrong notions and wrong attitude, so that you can see your life will always go through the right path. Now अब इस समराइजेशन करते हैं, तो दिस इज योर यू कैन सी रेफरेंस। तो बॉयज़ में जो चेंजेस आते हैं, पिक्टोरियल्स यू कैन सी व्हाट ऑब्जर्वेशंस हैं, और सिमिलरली गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं, हर एस्पेक्ट इसमें दिया हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू, पॉज करके आप हर एक जो सिंबल को आइडेंटिफाई कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के जितने भी फीचर मैंने देखा, इसका मतलब है कि एडोलसेंस में एक नंबर ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल, फिजिकल एंड एटीट्यूडनल चेंजेस आते हैं। तो हर एस्पेक्ट जो है वो चेंज होता है, जिससे एक पर्सनालिटी डेवलप होता है।
बिकॉज दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। और इसके वजह से या तो पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका पेरेंट के साथ रिलेशनशिप्स या दूसरे एक्सटर्नल फीचर्स, कंडीशंस, आपका पीयर ग्रुप जो है, और साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है या खुद के साथ या सोसाइटी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये डिसाइड करता है कि आपका फाइनल पर्सनैलिटी क्या रहेगा। और इनफैक्ट दे व्यू देयर फ्रेंड्स पीयर ग्रुप मोर इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल दैन देयर पेरेंट्स। तो इसके लिए मैंने बोला आपका फ्रेंड सर्कल जो है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो आपके थॉट्स को ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि हम लोग जनरली इस फेज़ में क्या अपने फ्रेंड की ज़्यादा सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू द एल्डर्स। इवन टीचर्स से भी पहले हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ्रेंड के साथ ही शेयर करते हैं। इन सम केसेस इट कैन बी डेट्रीमेंटल, बिकॉज यहाँ पे नेचुरली जो फ्रेंड्स हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द सेम फेज, दे आर ऑल्सो इमेच्योर, सो दैट्स वाई पेरेंट्स और टीचर्स का गाइडेंस इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस में अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिस में लीड टू द प्रॉब्लम्स लाइक एडिक्शन, स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स एंड सो ऑन। इसको हमको देखना है। तो अब देखते हैं एडोलसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये तभी होता है जब सपोर्ट नहीं मिलता है, आइसोलेशन होता है, तो टीजिंग जो है, मूड चेंज होना, कन्फ्लिक्ट्स होना, इग्नोर किया जाना, एडिक्शन होना, स्ट्रेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स, एंग्जाइटी, एग्ज़ाम का, नेचुरली कोई प्रोजेक्ट है उसका, फीस का, हर चीज़ जो है, फाइनेंशियल, सोशल, उससे एंग्जाइटी डेवलप होती है। फ्यूचर कंसर्न हो गया, फैमिली का स्टेटस हो गया, एंड बलिंग जो है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यू कैन सी प्रॉब्लम्स जो एडोलसेंस में डेवलप होते हैं और इसे फाइट करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है एक्नी, दूसरा हाइपोकॉन्ड्रिया, न्यूरोस्थीनिया, फोबियाज, एडिक्शन, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो एक एक कर देखते। पहला है सबसे यूनिक फीचर जो एडोलसेंस में ऑलमोस्ट हर, तो एवरी बॉय एंड गर्ल जो एडोलसेंस फेज से गुजरते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज द यू कैन सी व्हाट फिजिकल यू कैन सी कंडीशन एक्नी, जिसको पिंपल्स कहते हैं। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ स्मॉल साइज ब्लैकहेड्स ऑन द स्किन, स्पेशली ऑन द फेस। और इसकी वजह से एक्चुअली द पर्सन का डिप्रेशन, क्योंकि देन द फेस लुक्स अगली, और अपने चेहरे को वो नेचुरली क्या है देख नहीं पाते ठीक से, और एक गिल्टी फील होने लगता है। ओके, और ये हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन के एक्सेस की वजह से होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ये पॉसिबल रहता है, और जिनमें ऑयली स्किन होता है उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसके लिए होता है क्योंकि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड है स्किन में, वो ब्लॉक हो जाते हैं और सीबम उसमें जमा हो जाता है। फिर नेक्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रिया। तो हाइपोकॉन्ड्रिया ऐसा कंडीशन है जिसमें एक पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली अपने हेल्थ के बारे में कंसर्न रहता है कि मेरा बॉडी पोस्चर कैसा है, और दूसरों से कंपेयर करने लगता है। तो हमेशा उसको लगता है कि ही और शी इज़ नॉट डेवलपिंग प्रॉपरली, कुछ न कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम है मुझे, और इसी की वजह से नेचुरली एंग्जाइटी डेवलप होती है। तो ऑलवेज यू कैन सी अपने फिगर के बारे में यू कैन सी व्हाट सोचते रहना। ओके, अपने चेहरे को देखते रहना कि मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या हूँ, मैं सही हूँ कि नहीं। तो इस तरह से अल्टीमेटली इस डिसऑर्डर को हेल्थ फोबिया भी कहते हैं, जिसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अनड्यू कंसर्न अबाउट द हेल्थ इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। और इससे अल्टीमेटली पर्सन जो है वो मेडिसिन यू कैन सी बिना कंसल्ट के मेडिसिन भी लेने लग जाते हैं, और जिसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। फिर तीसरा है न्यूरोस्थीनिया। तो दीज आर द कंडीशन जिसमें फटीग, एंग्जाइटी, हेडेक, इम्पोर्टेंस, डिप्रेस मूड और इंसोम्निया जैसे कंडीशन डेवलप होते हैं। तो फटीग, हमेशा थकावट रहना है, एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर, हेडेक रहेगा कंटिन्यूसली, दैन इम्पोर्टेंसी, देन यू कैन सी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और नींद ना आना सबसे यू कैन सी व्हाट डेंजरस चीज़ है। क्योंकि तो ये तभी होता है जब नर्वस सिस्टम जो होता है उसके सारे एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन यू कैन सी व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। नेक्स्ट इज फोबियाज। तो फोबियाज मतलब डर। तो फोबिया रेफर्स टू रिपल्सिव बिहेवियर। तो मतलब किसी चीज़ से नेचुरली हम डर जाते हैं, उससे दूर भागते हैं या रिपल करते हैं फ्रॉम सर्टन थिंग्स या क्रिएचर।
लॉट्स ऑफ यू कैन सी फोबियाज आर देयर. कभी कभी टीन्स एक दूसरे टीन के साथ भी क्या है फोबिया हो जाता है, उसको डर लगता है ग्रुप में जाने से. ओके, सो वन ऑफ द फोबिया इज़ द यू कैन सी इंटीमेसी, क्योंकि सेक्सुअलिटी डेवलप होने की वजह से कभी कभी जो है कुछ लोगों में नर्वसनेस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी नेचुरली सोसाइटी में मिलना जुलना भी क्या होता है एकदम डिक्रीज हो जाता है, डर लगता है. अनड्यू यू कैन सी फोबिया डेवलप होता है. और साथ में यू कैन सी बहुत सारे दूसरे फोबिया भी रहते हैं. यू कैन सी जैसे एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर, ट्राइकोफोबिया कोई इंजेक्शन दे रहा है, साइनोफोबिया कुत्ते से काटने का डर, एरिक्नोफोबिया मतलब स्पाइडर का डर. तो इस टाइप का डर इस पीरियड में अचानक डेवलप हो सकता है. और ये जनरली फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि इस फेज़ में जब टीजिंग किया जाता है, क्योंकि कुछ केस में आपको मालूम है कॉलेज में रैगिंग टाइप्स होते हैं, तो उससे भी एक फोबिया डेवलप हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिक्शन. तो एडिक्शन इज़ वेरी डेंजरस. तो इट कैन बी ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी भी प्रकार का एडिक्शन यू कैन सी इस पीरियड में बिकॉज ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर यू कैन सी और लॉट्स ऑफ वरी एंड एंग्जाइटी डेवलप हो सकता है. तो मोस्टली ये पीयर ग्रुप के प्रेशर की वजह से होता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से होता है. और ज़्यादा करके केस में क्या होता है एक मिस एडवेंचर की वजह से ये स्टार्ट होता है जो बाद में सीरियस हो जाता है. यानी कि खाली टाइम पास के लिए नेचुरली स्टूडेंट्स लेते हैं और उसकी वजह से जब आदत पड़ जाती है इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो यहाँ पे देखो ज़बरदस्ती यू कैन सी ए बॉय इज़ फीडिंग द गर्ल विद द यू कैन सी अल्कोहल. और फिर यू कैन सी स्ट्रेस लेवल पे ना कि ड्रग एडिक्शन हो गया, अल्कोहल इज सर्व, बियर विस्की से एक्चुअली सर्व होकर अल्टीमेटली विस्की पे आ जाते हैं. देन यू कैन सी स्मोकिंग, यू कैन सी द बॉयज़ यू कैन सी ट्राइंग टू यू कैन सी हेल्प द गर्ल टू स्मोक. तो शुरुआत में जो ये एक्टिविटी हो रही है तो बाद में जाके सीरियस हो जाता है. एंड यू कैन सी सीरियस केस में जब डिप्रेसिव मूड आता है तो नेचुरली सीरियस ड्रग एडिक्ट भी बन जाते हैं टीन्स. तो फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कुछ यू कैन सी स्पेशली फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल जो सिचुएशन है अगर उसमें नेचुरली क्या डिस्टर्बेंस हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है. तो दैट इज़ यू कैन सी फीमेल में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और जिससे नेचुरली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बचपन में अगर कोई इंसिडेंट हुआ या ड्यूरिंग टीनेज कोई हार्श यू कैन से आपके साथ इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है. जैसे रेप हुआ है या तो पर्सन पे नेचुरल किस फैमिली मेम्बर पे, रॉबरी, एक्सीडेंट्स यू कैन सी, और या सीन सम यू कैन सी हॉरेंडस यू कैन सी व्हाट थिंग्स जो आपके दिल में आपके प्लेस हो गया है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तब नेचुरली यू कैन सी यू विल ऑलवेज रिमेन आइसोलेटेड. दुखी होना, हमेशा शॉक में रहना, हमेशा उसके बारे में याद आता है वो चीज़ें और स्ट्रेसफुल एंग्शियस कंडीशन रहता है. देन वन सीरियस प्रॉब्लम अभी आपको दिख रहा है, दिस इज आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, दिस इज़ द ब्रेकेज ऑफ द रिलेशनशिप. अगर ऐसा हो गया तो एक सीरियसनेस डेवलप होता है. ओके, तो ब्रेक ऑफ द रिलेशनशिप बिकम्स वन ऑफ द मेजर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस. उसको अंडरस्टैंड करना और उससे कोप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेज में. और सब्सटेंस एब्यूज़ इन एडोलसेंस उसकी वजह से स्टार्ट होता है. उसके कारण देख लेते हैं. तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं. पेरेंट जो है वो बिल्कुल मना नहीं कर रहा है टीन्स को ड्रग्स लेने के लिए, सो फेवर कर रहे हैं पेरेंट्स. तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन किड एंड पेरेंट्स, एंड इनसफिशिएंट पेरेंट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग. पेरेंट बिजी है, वो अपने बच्चे को नेचुरली बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं. इनकन्सिस्टेंस एंड एक्सेसिवली सीवियर डिसिप्लिन, ये भी एक कारण हो सकता है. पुअरली डिफाइंड एंड बैडली कम्युनिकेटेड रूल, और पेरेंट खुद जो अल्कोहल और ड्रग यूज़ करते हैं तो बच्चे तो लेंगे ही. देन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ड्रग यूज़, कभी कभी बच्चों को लगता है कि नेचुरली उनका स्ट्रेस जो है, उनको जो टेंशन हो रहा है ड्रग लेने से रिलीव हो जाएगा, ऐसा पीयर ग्रुप जो है उनको डिफाइन करता है. इसकी वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ. फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर, क्योंकि इस एज में रिस्क लेकिंग जैसे हाई स्पीड गाड़ियाँ चलाना, आउटिंग्स में जाना, कैन सी उसमें रिस्क लेने के लिए नेचुरली जोश चाहिए, और कुछ ड्रग्स जो है जोश लाने का काम करते हैं.
एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि एक एडोलसेंस जो है वो सब्सटेंस एब्यूज़ मतलब कि एडिक्शन की तरफ जाते हैं। इसको हमको नेक्स्ट टॉपिक में वापस पढ़ना है। अब देखते हैं कि मेंटल हेल्थ और एडोलसेंस जो है दे आर वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, बिकॉज ज़्यादा करके मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम जो है एडोलसेंस में ही बिगिन होते हैं, और समय पे अगर उसको केयर नहीं किया तो इट कैन बी ए लाइफ लॉन्ग यू कैन सी व्हाट प्रॉब्लम। सो बहुत सारे नेगेटिव विचार, अवॉइडेंस, स्ट्रेस कंडीशन, इंट्रूजन्स, देन बहुत सारी चीज़ें जो अराउज करते हैं पीयर ग्रुप की वजह से, आपको डेडलाइंस दिया जाता है, फिर फंक्शनल सिग्निफिकेंसेस, आपको कोई चीज़ जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, इन सब की वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। तो देर आर सम कंडीशंस, और भी कंडीशंस है, आपको बार बार टोका जा रहा है, मतलब फेथ नहीं आप पे, फिर बलिंग है, कोई आपको दादागिरी कर रहा है, देन अल्कोहलिज्म, एडिक्शन से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। So many of the emotional and social changes have implications on the mental health, और most of the mental health issues that people confront are adult, यानी कि adulthood में जितने भी mental health problem है वो generally adolescence में ही शुरुआत होती है। इसके लिए adolescence में अगर कोई mental problems है या illness है तो उसको उसी एज में क्या है नलीफाई करना है। तो मेंटल हेल्थ एम्प्लीकेशंस में क्या क्या हो सकते हैं, तो कैसे इंडिकेट होता है कि एक पर्सन को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। द पर्सन विल रिमेन ऑलवेज कन्फ्यूज, हमेशा इरिटेट रहेगा, मूडीनेस बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आता है, नाउसिया, अनईजी फीलिंग, कॉन्सेंट्रेशन बिकम पुअर, हाइपर एक्टिविटी है, हर चीज़ जो है बहुत तेज़ी से करते हैं, जैसे काम करना है तो बहुत ज़्यादा यू कैन सी व्हाट एग्रीगेशन से करते हैं। देन एंगर इज़ वन ऑफ द फैक्टर। तो इनमें से कोई भी फैक्टर अगर किसी टीनेजर में पाया जा रहा है मतलब ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ। और दूसरे कारण हो सकते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस आने की वजह से ओबेसिटी, जिससे एक गिल्टी फीलिंग होती है, एडिक्शंस, देन एक्सीडेंट्स की वजह से मेंटल इलनेस होता है, और हेल्थ स्टेटस भी अगर बार बार बिगड़ रहा है उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। सो मेंटल इलनेस इन एडोलसेंस, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। 1 in 5 यंग पीपल सफ़र फ्रॉम द मेंटल इलनेस, यानी कि 5 टीन में से एक को मेंटल इलनेस है। तो 30% जो है उनका डायग्नोसिस हो सकता है और प्रॉपर केयर से रिलीव होते हैं, और 20 to 30% ऑफ टीनेजर विल सफ़र फ्रॉम ए मेजर डिप्रेशन बिफोर रीचिंग एडल्टहुड, और इस डिप्रेशन को अगर इमीडिएटली सॉल्व नहीं किया तो सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप होती है। तो दीज आर सम मोर स्टैटिस्टिक्स, यू कैन गो थ्रू, यू कैन रीड इट नाउ। अब हम लोग देखेंगे कि मेंटल इलनेस जो है वो जनरली किस फॉर्म में दिखाया जाता है, डिप्रेशन, insomnia and loss of energy. So these are the three एक एस्पेक्ट की पर्सन विल बी इन द डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, रात को नींद नहीं आती है, सो नहीं पाता है, और एनर्जी बहुत ही लॉस हो जाता है, फटीग, हमेशा थका थका से रहना। तो डिप्रेशन, इंसोमिनिया, नींद न आना और थकावट जो है इट इज़ ए इंडिकेशन ऑफ द मेंटल इलनेस। और मेंटल इलनेस डिसऑर्डर जो है इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल चेंजेस इन द साइकोलॉजी एंड द बिहेवियर मैनिफेस्टेशन। तो इसके साइकोलॉजी और बिहेवियर जो है वो बिगड़ जाता है। देन तो जितने भी मेंटल इलनेसेस है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक को साइकोसिस कहते हैं, दूसरे को न्यूरोसिस कहते हैं। साइकोसिस में होता है डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस एंड डिस्टर्बेंस इन द थिंकिंग प्रोसेस। तो इसके बारे में हम लोग एक ऐसी एडिक्शन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और न्यूरोसिस जो है उसमें साइजोफ्रेनिया, इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होता है। तो इन जो टर्म्स है डिटेल में नेक्स्ट एक ऐसे टॉपिक में पढ़ेंगे। साइकोसिस का देख सकते हैं, साइकोसिस की वजह से कुछ बीमारी लॉन्ग टर्म में होती है, अल्जाइमर डिजीज, साइजोफ्रेनिया जिसको स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। एक पर्सन घर में एक ऐसी तरह बिहेव करता है और बाहर जाके फ्रेंड के साथ एक दूसरे पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है, यानी कि घर में एक शांत रहेगा, बाहर एग्रेसिव रहेगा, या वाइस वर्सा। दैन डिप्रेसिव साइकोसिस, हमेशा डिप्रेशन में रहना और साइकिक यू कैन सी व्हाट मूड में रहना। और भी प्रॉब्लम है एमेंसिया, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी, एंग्जाइटी, फियर, और सॉरी ज़्यादा खाना खाना, फिर एनोरेक्सिया मतलब
बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया इज टोटली अपोजिट। बुलिमिया मतलब हमेशा खाते रहना जिससे ओबेसिटी हो जाती है, और एनोरेक्सिया मतलब इमोशनल एवरेशन। कुछ भी फूड टेस्टी, अच्छे से अच्छा खाना, टेस्टी खाना भी अगर आपको देंगे तो भी आप खाते नहीं हो। एंड डिप्रेशन जिसमें एक्सट्रीम सैडनेस कहते हैं, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ। और सबसे एक और है कि मूड स्विंग्स होता रहता है बार बार, एक ऐसी खुश कभी कम, अचानक 2 मिनट में, 3 मिनट में, 1 सेकेंड में मूड बदल ही हो जाता है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब देखते हैं कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो ऐसे सब डिसऑर्डर जो मेंटल इलनेस का है, तो जनरली बिना फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, मतलब बिना मेडिसिन के किया जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। क्योंकि मेडिसिन अगर चालू हो गए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में एडल्टहुड में नेचुरली इट कैन लीड टू, यू कैन से नंबर ऑफ प्रॉब्लम, इवन सेक्सुअल जो एबिलिटी है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चों एडोलेसेंस एज में जितने भी मेंटल इलनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कैन सी बातचीत से, कैन सी काउंसलिंग से ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट व्हाई द चाइल्ड इज़ बिहेविंग लाइक दैट। तो वो अगर समझ गया, तो रूट कॉज समझ गया, तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। सो WHO ने रिकमेंड किया है, कुछ गाइडलाइंस दी है अंडर द मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम, जिसके अंडर ए नंबर ऑफ थिंग्स आर डन। जैसे कम्युनिटी का रोल क्या है, पेरेंट्स का रोल क्या है, उनको क्या टिप्स दिया जाता है, द टीन्स के लिए भी टिप्स दिया जाता है, उनके पीयर ग्रुप को टिप्स दिया जाता है, और कैसे रिलीव स्ट्रेस करना है, रिस्क बिहेवियर कैसे करना है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो रोल ऑफ कम्युनिटी क्या है कि टीन के साथ बात करो, पेरेंट के साथ बात करके एक्टिविटीज़ देखो, ओके। और जो टीन्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है इनसिक्योरिटी about the family relationship, their friend relationship. Then parent influence their teen children to discuss the parental use of alcohol, tobacco, other disease. क्योंकि पेरेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्ट टीन्स पे पड़ता है। Then involve the adults from outside the family has a positive effect on the teen development. यानी कि फैमिली मेम्बर के अलावा जो दूसरे मेम्बर्स हैं उनको अगर एक चाइल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। यानी कि इट कैन बी ए नेबर, इट कैन बी अदर रिलेटिव। देन इनकरेज द टीन टू गेट इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी, यानी कि घर में बैठना नहीं है, अपने कम्युनिटी में फ्रेंड्स के साथ एक ऐसी आउटिंग करना है, काम में लगना है, तो तभी जाके नेचुरली जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू हेल्प देम स्टे सेफ, क्योंकि अकेले रहने से नेचुरली डिप्रेशन और बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इसके लिए कम्युनिटी के साथ मिक्स होना है, फिर पार्टीज़ में जाना है, आउटिंग्स करना है, एक्सकर्शन में जा सकते हैं, पिकनिक में जा सकते हैं, और जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे आसपास घरों में कुछ फैमिली फंक्शन उसमें इंडल्ज होना है, तो बच्चों को ऐसे एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे तब जाके दे बिकम साउंड। फिर कम्युनिटी का रोल क्या है कि टीनेजर जो कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत कम, यू कैन सी, फिर अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, वायलेंस हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटी अननेसेसरी कैन सी, या सुसाइडल टेंडेंसी और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में कम जाते हैं। इसके लिए द चिल्ड्रन शुड बी सपोर्टेड बाय द कम्युनिटी, उनके फ्रेंड्स का हमेशा सपोर्ट रहना चाहिए, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द टीनेजर्स। फिर पेरेंट्स का रोल क्या है, आइडेंटिफाई और यू कैन सी स्ट्रेंथ, फंक्शनल एबिलिटी, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना है, और फिर कनेक्शन टू ग्रुप, रोल मॉडल एंड मेंटर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सो दैट टीनेजर्स आर गिवन प्रॉपर गाइडेंस। और ज़्यादा करके टीन सुसाइड तभी होता है और बिना किसी थिंकिंग के होता है, तो इसके लिए यू कैन सी टीन सुसाइड्स जो हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में, उसको प्रिवेंट करने के तरीके है कि बार बार नेचुरली उसके मन में जो मिथ्स डेवलप हुआ है उसके बारे में बताते रहना है, उसके स्ट्रेसेस के कारण को, और वार्निंग सिग्नल जो देता है, जो हमने पहले देखा, ओके, डिप्रेशंस के जितने भी सिग्नल होते हैं, मूड चेंज, बिहेवियर चेंज, चिड़चिड़पन आना, तो उसको एकदम सीरियसली लेना है। एंड टिप्स फॉर टीन ऑल्सो, कनेक्ट विद योर कम्युनिटी, एक्सेप्ट द यू कैन सी हेल्दी रिलेशनशिप, ओके, और साथ में किसी भी वायलेंट कंडीशन में स्टे कूल।
there are some tips to remain you can say stressless. तो प्ले विद योर पेट्स, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनो, मेडिटेट, योगा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. हमेशा अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताओ, अपने फैमिली के साथ यू कैन सी इंजॉय करो, एंड दैट विल यू कैन सी रिलीव ऑल द टेंशन. टॉक विद द यू कैन सी एल्डर्स अबाउट योर प्रॉब्लम, दे आर द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व. और रिस्क बिहेवियर अगर है जिसमें वायलेंस आता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं यू कैन सी, तो इसके लिए नेचुरली एडोलेसेंस रिस्क को भी हमको क्या आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो देयर इज ए की. सो ओके, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ यू कैन सी वायलेंट बिहेवियर अमंग द टीन, तो वो है फिस्ट. तो ये फिस्ट वर्ड याद रखना है. तो फिस्ट का मतलब क्या होता है? फाइटिंग में इन्वॉल्व, इंजरीज हो रही हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे एक दूसरे को, और सेल्फ डिफेंस अगर एक एडल्सेंस या टीन में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है इज अंडरगोइंग ए वायलेंट बिहेवियर, रिस्क बिहेवियर है. और इस केस में जो है टीन्स को समझाना है कि हाउ टू रिमेन कूल विद द प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल. और सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू फाइंड आउट द की प्रॉब्लम कि व्हाई यू कैन सी देयर इज वायलेंट बिहेवियर इन द टीन. अब ये आपका टॉपिक एंड हो गया है. तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एडोलेसेंस. Go through each point for your or you can see what understanding. It is a summary of the adolescence features you can read. And now this is for you students. Always remember these important things. So read through this point. You can see it is for your own benefit. So you can pause and read all the points and have a very healthy life ahead. So with this, we have completed the topic teens, adolescence. So thanks all for you can see watching this video and listening so calmly. So stay safe and stay healthy. Bye for now, and we will soon coming with the last topic of the chapter, addiction. So bye students and take care.